हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं एसएपी में, कितने टाइप की जॉब्स होती हैं और कितने टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग फ्रेशर बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जो लोग एक्सपीरियंस बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उन दोनों लोगों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में जो जो इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सब कुछ मिलेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एसएपी मॉड्यूल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक आपके फंक्शनल, एक टेक्निकल। पर अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा फंक्शनल मॉड्यूल के बारे में। उससे पहले आप देख लीजिए कौन कौन से फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं। एम एम एस डी, फीको, डब्ल्यू एम, पी पी, एच आर, ई टी सी। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत इन सब मॉड्यूल्स के बारे में पता होगा, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एम मतलब मटेरियल्स मैनेजमेंट, एस डी मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फीको मतलब फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, डब्ल्यू मतलब वेयर हाउस मैनेजमेंट, पीपी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। इनके अलावा बहुत सारे फंक्शनल मॉड्यूल्स हैं जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मॉड्यूल्स यूज करता है, उनको यहाँ पे लिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने लिमिटेड यहाँ पे रखी है, जिससे कि आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए। अब फंक्शनल मॉड्यूल्स होते क्या क्या है। देखिए, फंक्शनल ये एक फंक्शनैलिटीज को डिफाइन कर रहा है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिन मॉड्यूल्स के बेसिस पर रन करती है, दोज आर कॉल्ड फंक्शनल मॉड्यूल्स। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जो फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं, ये एक्चुअल में कंपनी के डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि एमएम जो आपके परचेज डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एसडी आपके सेल्स डिपार्टमेंट को, फी को आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वेयर हाउस आपके स्टोरेज डिपार्टमेंट को, पीपी आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो जो एक्चुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उनको एसएपी के ऊपर फंक्शनल मॉड्यूल्स बोलते हैं। जस्ट इतना ही। इसके अलावा जो एक्चुअल में फंक्शनैलिटी कोई कंपनी करती है, सेम वो आपको परफॉर्म करनी पड़ती है एसएपी के ऊपर। ओके, आई थिंक आप दूसरे तरीके से इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव में बोलना है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फंक्शनल मॉड्यूल, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल मॉड्यूल्स आर द एक्चुअल डिपार्टमेंट्स, मींस जो आपके फिजिकली जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे एसएपी में उन्होंने फंक्शनल मॉड्यूल्स को डिफाइन किया है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन रन्स, जिनके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। ईच मॉड्यूल परफॉर्म इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, such as MM will do purchasing, SD will do sales, PICO will do the revenue। तो इतना आई थिंक समझ में आया होगा कि फंक्शनल मॉड्यूल्स होते क्या क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके टेक्निकल मॉड्यूल्स की। देखिए, टेक्निकल मॉड्यूल्स बहुत सारे होते हैं, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कुछ। एवेप बेसिस एसएपी सिक्योरिटी। ओके, एवेप आपकी बेसिकली कोडिंग के लिए यूज होता है। बेसिस आपका बेसिकली आपको एक्सेस रिलेटेड, सर्वर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनके लिए। एसएपी सिक्योरिटी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो आपकी बेसिक ऑल द सिक्योरिटीज रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो ये डील करता है। ओके, बट अगर आपसे टेक्निकल मॉड्यूल्स के बारे में ही पूछा जाता है कि व्हाट इज टेक्निकल मॉड्यूल, तो आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल्स हैं, इनका अपने आप में कोई इंडिविजुअल रोल नहीं होता। अगर आपको जो कंपनी की फंक्शनैलिटी है उसको स्मूथ रन करना है, तो उनको हेल्प करने के लिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स यूज होते हैं। अब इनका काम क्या क्या होता है। देखिए, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपके फंक्शनल मॉड्यूल्स को वर्किंग के लिए। ठीक है, ये आपके डिफरेंट टाइप्स की जो लॉगिन आईडीज होते हैं उनकी एक्सेसेस वगैरह, सर्वर के एक्सेस वगैरह ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थर्ड, आपको अगर कोई भी नया डेवलपमेंट करना है, अगर एसएपी में जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस नहीं है, अगर आपको वो कॉन्फ़िगर करना है, तो ये मॉड्यूल्स आपकी इसमें भी हेल्प करते हैं, टेक्निकल मॉड्यूल्स। ओके, तो आप इस तरीके से फंक्शनल मॉड्यूल और टेक्निकल मॉड्यूल के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ जॉब्स। देखिए, एसएपी में दो ही टाइप की जॉब होती है।
या तो आपको एक कंसल्टेंट की जॉब मिलेगी, या तो आपको एक एंड यूजर की जॉब मिलेगी। इन दो के अलावा आपकी कोई जॉब नहीं होती। ठीक है। बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपको कौन सी चूज करनी है, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, या फिर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी जॉब मिल रही है। और मेन मेरा मोटो यहाँ पर आपको बताने का है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जिससे कि आप इजीली चूज कर सकते। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कंसल्टेंट की जॉब के बारे में। देखिए, कंसल्टेंट का जो मेन वर्क होता है वो भी किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के लिए वर्क करता है वो। ठीक है। अब मेन वर्क किसका होता है कि आपकी जो सिस्टम होता है उसको डिजाइन करना। ठीक है। उसको एंटायर उसका सेटअप करना, अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है तो उसमें अलग है, सपोर्ट प्रोजेक्ट है तो उसमें अलग है। ठीक है। ये धीमे धीमे आपको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। पर आपका जो बैकग्राउंड में जो भी वर्क करता है किसी प्रोसेस के रिलेटेड, वो आपका पूरा पूरा एसएपी का कंसल्टेंट ही डिजाइन करता है। ओके। तो कुछ लाइन्स है जो आप पढ़िए पहले। कंसल्टेंट वर्क इज टू बिल्ड द एंटायर बिजनेस ऑफ क्लाइंट ऑन एसएपी सिस्टम। ठीक है। अंडरस्टैंडेबल है कि क्लाइंट का जो भी बिजनेस है वो एसएपी किस तरीके से डिजाइन करना है, किस तरह से बिल्ड करना है, कंसल्टेंट के वर्क में आता है। ठीक है। दिस इंक्लूड्स डिफरेंट प्रोसेसेस, मास्टर डेटा, लॉजिक्स, डेटा फ्लो। देखिए, प्रोसेसेस मतलब आप डेटा को किस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि हम लोग अगर एमएम कंसल्टेंट हैं तो हम मटेरियल की बात करेंगे कि आपका मटेरियल किस प्रोसेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। ठीक है। मास्टर डेटा, जैसे कि आपके मटेरियल हुआ, जैसे कि आपका वेंडर हुआ। ठीक है। जैसे परचेस इन्फो रिकॉर्ड हुआ। बहुत सारे मास्टर डेटास होते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मास्टर डेटा वो डेटा होता है जो बहुत लंबे टाइम के लिए किसी कंपनी के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो किसी कंपनी के अंदर कोई भी मटेरियल अगर आप क्रिएट करते हो तो वो ये नहीं कि आज बनाए कल डिलीट कर देंगे, वो लंबे सालों तक, क्योंकि कंपनी उस मटेरियल को हमेशा मैन्युफैक्चर करेगी। अगर कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो हमेशा अपना फोकस स्टील पे रखेगी। हो सकता है कि उसके अलावा वो नया एक दो प्रोडक्ट और शुरू कर दे, पर वो स्टील तो मैन्युफैक्चर करेगी। तो वो ऐसा तो नहीं होता आज मैन्युफैक्चर के कल बंद कर दे। तो ये डेटा आपका बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा। ठीक है। तो हम लोग मास्टर डेटा अपडेट करते हैं। ठीक है। इसमें ट्रांजेक्शनल डेटा भी आ सकता है। ट्रांजेक्शनल डेटा मतलब जैसे आपने कोई परचेज ऑर्डर जनरेट किया तो उसके बाद सिस्टम के अंदर जो डेटा जनरेट होगा डेटाबेस के अंदर, उसको भी हम लोग मेंटेन करते हैं, और उसको किस तरह सर्च किया जाता है उसका भी हम लॉजिक डिफाइन करते हैं। लॉजिक्स मतलब अगर किसी सिस्टम के अंदर आपको डेटा सेव करने के लिए कहाँ कहाँ सेव करना है, और डेटा आपको किस तरीके से फैच हो सकता है, किस तरह से आपकी स्क्रीन के सामने आ सकता है, वो सारे के सारे लॉजिक्स। डेटा फ्लो मतलब आपने जो डेटा क्रिएट किया वो किस डेटाबेस के टेबल के अंदर जाके सेव हो। ठीक है। ये डेटा फ्लो होता है। तो ये सब चीजें जो बैकग्राउंड में हम लोग रन करते हैं, जो कंसल्टेंट रन करते हैं, ठीक है, इन सबको हमें ही डिजाइन करना पड़ता है। थर्ड है आपका, दिस इज डन बाय कलेक्टिंग द क्लाइंट्स एंटायर डेटा। ये तो बहुत सिंपल लाइन है आई थिंक। ठीक है, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, इनिशियली अगर किसी सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हो, वो नॉन एसीपी सिस्टम है। ठीक है। यानी कि क्लाइंट का जो बिजनेस है वो एसीपी पे रन नहीं करता था, ना वो एसीपी पे रन करवाना चाहता है। तो उसके लिए क्या होगा, जो क्लाइंट का प्रीवियस डेटा होगा, ठीक है, उसको कलेक्ट करेंगे आप लोग, क्योंकि उसका अगर एंटायर बिजनेस आपको एसीपी रन करना है तो उसका प्रीवियस डेटा भी आपको चाहिए होगा। करंट में भी डेटा मतलब जो उसके एंटायर बिजनेस में एम्प्लॉयज है, मशीन्स है, मटेरियल्स है, ओके, कितना रेवेन्यू है, कितनी सेल्स है, ये सब डेटा होता है किसी भी क्लाइंट का। इस सब को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और वो सिस्टम के ऊपर आपको डिजाइन करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ईच प्रोसेस। सिस्टम के अंदर सिस्टम आपको ऑफर करता है मान लीजिए 1000 प्रोसेसेस। ठीक है। पर क्लाइंट की कंपनी के अंदर 100 प्रोसेसेस ही फॉलो होती है। अब सिस्टम के अंदर आप चाहे तो 1000 प्रोसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पर क्लाइंट के पास इतना ऑप्शन नहीं, वो 100 प्रोसेसेस ही अपनी कंपनी के अंदर रन करता है। तो जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरीके से कितनी प्रोसेसेस को इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। जबरदस्ती आप किसी सिस्टम के अंदर जो क्लाइंट आपका प्रोसेस फॉलो करता ही नहीं है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओके।
और ये किस तरीके से होता है हम लोग इसको भी देखेंगे। अगर उसको कुछ अलग भी रिक्वायरमेंट चाहिए और वो अगर आपके डिफॉल्ट एसएपी सिस्टम के अंदर नहीं है, तो हमें वो नई प्रोसेस भी डेवलप करनी पड़ती है थ्रू द लॉजिक्स। फोर्थ आपका ये चेंजेस, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन, ठीक है, ये आपके मोस्टली सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर होता है। ठीक, किस तरीके से होता है ये भी हम पूरा से देखेंगे, पर आपको सिंपल इतना समझना है कि जो भी एसएपी के अंदर रन कर रहा है, प्रोसेस रन कर रहा है, जो आपको, सॉरी, एंड यूजर को जो स्क्रीन पे दिखता है, तो बैकग्राउंड में या फिर उसका पूरा एंटायर प्रोसेस किसी कंसल्टेंट ने ही डिजाइन किया होगा या फिर कंसल्टेंट की टीम ने डिजाइन किया। ओके, अब एंड यूजर की बात करते हैं। एंड यूजर जो बेसिकली आपका यूज करता है सिस्टम, वो फ्रंट एंड पर करता है। मतलब जो आपके सामने स्क्रीन है, वो उस पर क्या क्या शो हो रहा है, वो उसी को एक्सेस कर सकता है। उसके पीछे क्या लॉजिक लगे हुए हैं, बैकएंड में क्या उसकी कोडिंग हुई है, क्या उन्होंने डेटा को मैनेज किया, कॉन्फ़िगर किया गया, क्या क्या लॉजिक लगे हैं, वो उससे अवेयर नहीं होता। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप किसी वर्ड की फाइल को देखते हैं, ठीक है, तो वर्ड की फाइल में क्या क्या आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि मैंने ये पीपीटी बनाया है, इस पीपीटी में क्या क्या मुझे स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं उसको सबको यूज कर सकता हूँ। बट उस स्क्रीन को बनाने में क्या क्या लॉजिक लगा है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। सेम एंड यूजर को क्या होता है कि वो जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उसको यूज कर सकता है, पर उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स लगे हुए वो उसको नहीं देख सकता, ना उसको एक्सेस होती। ठीक है, अगर सिस्टम ने उसे 5 प्रोसेसेस शो किए हैं और इवन सिस्टम 100 प्रोसेस फॉलो करता है, तो वो केवल आपके 5 प्रोसेसेस को ही देख सकता है। ओके, दे यूज फाइनल प्रोडक्ट टू रन द क्लाइंट्स बिजनेस। ओके, ये बहुत ही सिंपल लाइन है, समझ में आया हो? ओके, ठीक है, बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हो जाता है, यानी कि जब आपका क्लाइंट का नॉन एसीपी सिस्टम एसएपी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है और एक्चुअल में क्लाइंट का बिजनेस एसएपी में रन करने लग जाता है, तो उसको हम एक फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं जब हमारा गो लाइव रन हो जाता है, तो हम अपना पूरा सिस्टम हैंड ओवर करते हैं किसी भी क्लाइंट को जिसके लिए हमने एसएपी के लिए काम करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उसको हम फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब सब कुछ डन हो जाता है, सब कुछ डेटा चेक हो जाता है, सारा का सारा प्रोसेस रन हो जाता है, उसके बाद हैंडओवर जब आप कर देते हैं, तो उस फाइनल प्रोडक्ट को आपका एंड यूजर यूज करता है। ठीक है, और उसको यूज करने के लिए भी उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो आपके कंसल्टेंट ही प्रोवाइड करते हैं एंड यूजर को। ठीक, नाउ नेक्स्ट लाइन, दे आर नॉट कंसर्न व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, हाउ द सिस्टम वाज डिजाइन। ठीक है, ये ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं आपको। They do have certain set of T codes and tasks to perform in certain way, can't change or design anything. अब देखो, टी कोड्स का आपको शायद इस वक्त मतलब नहीं पता होगा, हो सकता है पता भी हो। टी कोड्स जो होते हैं आपके सिंपल कुछ नंबर्स होते हैं जो आप सिस्टम के अंदर डालते हैं और किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप इतना ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताऊंगा क्यों काम करते हैं टी कोड्स। ठीक है, तो उनके पास या तो स्क्रीन में कुछ आइकन्स आएंगे कि ये आइकन्स है, ठीक है, उनको क्लिक करेंगे तो प्रोसेस शुरू हो जाएगी, या फिर उनके पास सेट ऑफ टी कोड्स होते हैं, उनको डाल के वो प्रोसेस उन पर्टिकुलर प्रोसेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शंस होते हैं। तो आई थिंक आपको कंसल्टेंट के वर्क में और एंड यूजर के वर्क में समझ में आया होगा कि कंसल्टेंट पूरा डिजाइनर होता है सिस्टम का, एंड यूजर केवल और केवल एक यूजर होता है जिसको आप जैसे बोल देंगे वो वैसा ही यूज कर सकता है, मतलब उसके हाथ में कुछ नहीं होता। बट हाँ, जो एंटायर बिजनेस होता है क्लाइंट का, वो एंड यूजर ही रन करता है। कंसल्टेंट आपका सिस्टम डिजाइन करेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप कोई नई गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो नई गाड़ी किसी आप कंपनी से परचेज करते हैं, तो वो आपको शुरुआत में ये बता देंगी कि इस गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो वंस आप उसे परचेज कर लेते हैं, तो वो कंपनी आपके लिए ड्राइव करने के लिए नहीं आती, ड्राइव आपको खुद करना पड़ता है, क्योंकि वो कार अब आपकी हो गई। सेम, अगर आप एसएपी सॉफ्टवेयर को वर्क करना चाहते हैं अपनी कंपनी के ऊपर, तो कंसल्टेंट पूरा डिजाइन करके दे देगा आपको,
सब कुछ बता देगा कि कैसे कैसे वर्क हो, कौन कौन सी प्रोसेस किस तरह से फॉलो करनी है, कैसे कैसे रन करना है। और लास्ट में रन आपके क्लाइंट को ही करना पड़ता है, और क्लाइंट हायर करता है एंड यूजर्स को, एंड यूजर्स उसके लिए वर्क करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड जब आएंगी आपको उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो इस स्लाइड से हम लोग क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाता है, इस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। ठीक है। तो क्लाइंट एक्चुअली वो होता है जिसको आपके एसएपी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, टाटा मोटर्स। ओके। टाटा मोटर्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेन मोटो होता है आपका एक ऑटोमोबाइल जो है उसको प्रोड्यूस करना, डिफरेंट टाइप्स के। पर उसका किसी भी एसएपी सॉफ्टवेयर से कोई लिंकअप नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक नॉन आईटी कंपनी है। ठीक है। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस एक आईटी कंपनी है, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। जैसे कि हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में जानते हैं, टाटा मोटर्स इंडिया में भी काम करता है और इंडिया से बाहर भी काम करता है। ठीक है। तो हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इनको एसएपी की जरूरत क्या पड़ी, कैसे पड़ी। देखिए इनिशियली जब टाटा मोटर स्टार्ट हुआ होगा तो उसके पास मान लीजिए 20 एम्प्लॉयज होंगे, 2-3 मशीन्स होंगी, एक प्लांट होगा। ठीक है। और छोटा मोटा उनके पास एक ऑफिस होगा, और वो एक आध प्रोडक्ट बनाते होंगे। ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड वो किसी फाइल या फिर छोटे एसएपी छोटे से किसी सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर कर सकते होंगे। ओके। पर जैसे जैसे टाटा मोटर्स बढ़ती गई तो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बढ़ते गए, नंबर ऑफ डेटा भी बढ़ता गया, उसका नंबर ऑफ मशीन्स भी बढ़ती गई। ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर आप देखें तो उसके एम्प्लॉयज लाखों में, उसके प्लांट्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है। और उसके प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे निकल रहे हैं, और उसको डेली में रॉ मटेरियल बहुत परचेज करना पड़ता है। उसका इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पर है। तो इस तरीके का डेटा रियल टाइम मेंटेन करना किसी भी फाइल्स के या फिर छोटे एआरपी सॉफ्टवेयर या फिर किसी छोटे सॉफ्टवेयर की बस की बात नहीं। तो उन्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो उनको डेटा एक तो स्टोर करे, ऊपर से जब भी वो रिट्रीव करने की कोशिश करें डेटा, वो उनको रियल टाइम में प्रोवाइड कर सके। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट रही कि हम अपना पूरा बिजनेस रन करना चाहते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हमें रियल टाइम में सारा डेटा भी सेव कर सके और हमें इंफॉर्मेशन भी रियल टाइम में प्रोवाइड कर सके। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वक्त मार्केट में एसएपी है, जो कि एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो आपकी सब तरीके के बिजनेस सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो क्लाइंट आपको समझ में आया कि क्लाइंट एग्जैक्टली क्या होता है। क्लाइंट कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि एसएपी नहीं है, जो कि नॉन एसएपी कंपनी है, पर उसको एसएपी की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। नाउ जब इसको एसएपी की रिक्वायरमेंट है तो कोई ना कोई कंपनी होगी जो इनको एसएपी का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, और ये कंपनी होती है एसएपी लैब्स, या फिर इसको हम एसएपी एजी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है आपको किसी भी कंपनी को जो नॉन एसएपी कंपनी है उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट आप परचेज कीजिए, ये आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे थ्रू सर्वर्स। बट अब टाटा मोटर्स एक नॉन आईटी कंपनी है, अगर उसको सॉफ्टवेयर मिल भी जाता है तो उसका क्या करेगी? उसके पास कोई आईटी के बंदे तो है नहीं। तो कैसे अपने बिजनेस को इस एसएपी सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करेगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर ये एसएपी लैब प्रोवाइड करेगी वो तो बिल्कुल कोरा है, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है टाटा मोटर्स का। तो वो डेटा भी तो अपलोड करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स कितनी सारी प्रोसेसेस को फॉलो करती है, वो सारी प्रोसेस भी तो इसमें रन करनी पड़ेंगी। सारा का सारा मास्टर डेटा भी तो अपलोड करना पड़ेगा। वो सब कैसे होगा? तो उन सब काम को करने के लिए एग्जिस्टेंस में आती है सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। ये कंपनी टाटा मोटर्स का जितना भी डेटा है, जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी मास्टर डेटा, जो कुछ भी उसको रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आपका एसएपी के ऊपर अपलोड कर। ठीक है। पर
इसके लिए चार्ज करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया एचसीएल का या टीसीएस, कोई भी ले सकते हैं आप, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ये सब सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली इस प्रोसेस के लिए चार्ज करती है। तो एक डेटा अपलोड करने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होता है आपका, सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है आपका, ठीक है, रोल आउट प्रोजेक्ट होता है आपका, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट होता है। तो जब भी इन्हें, जैसे क्लाइंट को किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक प्रोजेक्ट को इस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के साथ बॉन्ड करता है। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर बाउंड रहते हुए ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्लाइंट को। ठीक है, तो ये जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी वो थ्रू आपके एक प्रोजेक्ट ही प्रोवाइड करेगी। तो अब आपके कुछ समझ में आया कि क्लाइंट वो है जिसको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जिसके पास नॉन एसएपी कंपनी है। एसएपी लैब सिर्फ और सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, उसके अलावा कोई भी सर्विसेज नहीं देगी। अब जो एचसीएल कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, वो आपकी नॉन एसएपी सिस्टम को एसएपी सिस्टम में कन्वर्ट करेगी थ्रू अपलोडिंग योर एंटायर डेटा एंड रनिंग योर एंटायर प्रोसेसेस। आई होप ये स्लाइड आपके समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। जैसे कि मैंने बताया, एसएपी लैब्स सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी और प्रोजेक्ट सीकिंग कंपनी, यानी कि क्लाइंट। एसएपी लैब्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। provides the main software on server to the service or project seeking company. Okay, only provides the SAP nodes in case of any critical issue. देखिए, ये जो SAP लैब्स होती है, समटाइम्स आपके जो SAP सॉफ्टवेयर है उसमें कई सारे बग्स आते हैं। बग्स मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी कंसल्टेंट के पास उसका सॉल्यूशन नहीं होता, जो किसी टेक्निकल कंसल्टेंट के पास उसका सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब वो SAP सॉफ्टवेयर की ही गड़बड़ी होती है। तो उनको सॉल्व करने के लिए SAP अपनी तरफ से नोट्स रिलीज करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। ठीक है, अब ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी क्या होती है? ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपकी हेल्प करती है क्लाइंट की, उसके लिए प्रोजेक्ट रन करते हुए उसका सारा का सारा डेटा एसएपी के ऊपर अपलोड करने के लिए। ये एक प्रोसेस होती है प्रोजेक्ट के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टीसीएस, एचसीएल, ये सारी की सारी कंपनीज आपके ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का काम करती है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉब्स दो टाइप की होती हैं, कंसल्टेंट, एक एंड यूजर। ठीक है, तो जो कंसल्टेंट होते हैं वो आपकी हमेशा सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसल्टेंट सब कुछ डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग का काम हमेशा सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी का काम होता है, क्योंकि वो सारा का सारा आपका प्रोसेस बैकग्राउंड में कैसे रन करती है और फ्रंट एंड में कैसे रन करेगा, सारा का सारा मास्टर डेटा रिलेटेड, सारा का सारा ट्रांजेक्शन डेटा, डेटा टेबल, डेटाबेसेस, सब कुछ मेंटेन करके रखती है आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। इसलिए कंसल्टेंट का रोल जो आता है मेन आपका, वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के अंदर ही आता है। ठीक है, कंसल्टेंट विल हैव ऑल द अथॉरिटी एंड परमिशन, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उसको सारे की सारी प्रोसेस रन करनी है, इसलिए अथॉरिटीज और परमिशन उसके पास होती है। नाउ हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट सीकिंग कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिखें यहाँ पे, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी। ठीक है, यही सारी कंपनी जो नॉन एसपी कंपनीज होती है। एंड यूजर्स विल वर्क हियर। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के पास जो सॉफ्टवेयर आता है एसएपी का, वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह आता है। यानी कि एसएपी लैब्स ने बिल्कुल कोरा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया, कंसल्टेंट ने पूरी सिस्टम को डिजाइन किया, सारे प्रोसेसेस, सारे डेटा को मेंटेन किया, देन हैंड ओवर किया क्लाइंट को। अब क्लाइंट को एंड यूजर्स को हायर करना पड़ता है उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि फ्रंट एंड पे जो उसके बिजनेस की प्रोसेसेस है जो ऑलरेडी डिजाइंड हो चुकी हैं, उनको बस यूज करने के लिए। क्योंकि कंसल्टेंट आपकी पर्सनली कंपनी में काम करने नहीं आएंगे,
जैसे मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जो कंपनी आपको कार बेचती है, पूरी तैयार करके देती है, वो आपके लिए ड्राइव करने के लिए नहीं आती है। सेम, जो कंसल्टेंट है, जो पूरा सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं आपके लिए, वो आपके लिए डेली बेसिस के लिए यूज करने के लिए नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, उस केस में वो आपकी वो दिक्कतों को सॉल्व करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। एंड यूजर्स कैन ओनली डू द फ्रंट एंड वर्क लाइक पीओ, सेल्स ऑर्डर्स, इनवॉइस, ईटीसी। ये बहुत छोटी सी बात है। पीओ होता है आपका कुछ भी खरीदने के लिए, सेल्स ऑर्डर होता है आपका कुछ भी बेचने के लिए, और इनवॉइसेस होती है पैसा रिसीव करने के लिए या फिर पैसा देने के लिए। ठीक है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विल कॉन्टेक्ट कंसल्टेंट थ्रू टिकट्स। देखिए, ये जो बात है ये है आपकी सपोर्ट प्रोजेक्ट की। देखिए, जब भी आपके एंड यूजर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सॉफ्टवेयर हमेशा एक ही लेवल की एक्यूरेसी पे काम करे। कभी ना कभी उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। ठीक है। तो एंड यूजर्स को अगर कभी भी किसी प्रोसेस को रन करने में दिक्कत आती है, तो वो कांटेक्ट करता है आपके कंसल्टेंट से। कंसल्टेंट क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं थ्रू कॉन्फ़िगरेशन चेंज और बाय डेवलपमेंट, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब जब ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं, तो उनके पास एक टाइम फ्रेम होता है, जिसे हम लोग एसएलए बोलते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। उस एसएलए में आपकी टिकट्स के भी टाइप होते हैं, P1, P2, P3, क्रिटिकल, नॉर्मल, मीडियम। ठीक है। जिसमें सेवियरिटी लो, मीडियम, हाई होती है। तो अगर आपकी सेवियरिटी के हिसाब से अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो आपके पैसे जनरेट होते हैं। नहीं तो आपकी एसएलए ब्रीच होने पे कुछ पैसे भी कटते हैं। ये सब सपोर्ट प्रोजेक्ट में होता है एक्चुअली। अब ये भी लिखा है यहाँ पे, विल पे टू द सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी फॉर देयर सर्विसेज, यानी कि क्लाइंट पे करता है आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी को, जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। विल हैव देयर ओन इंडिविजुअल डेटाबेस अदर देन एसएपी's मेन डेटाबेस। इसके लाइन के बारे में स्पेशली मैं आपको जब हम टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे तब समझाऊंगा, क्योंकि अभी ये टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा। हमें अभी बात करनी है यहाँ पे एसएपी के प्रोजेक्ट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन और लिखी है, समटाइम्स कंपनी डू हायर देयर ओन कंसल्टेंट टीम सो दैट दे डोंट हैव टू पे टू एनी सर्विस कंपनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट प्रोजेक्ट। देखिए, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि समटाइम्स क्या होता है कि टाटा मोटर्स ने बोला कि अब हमें किसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी की जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि हम एसएपी लैब से सॉफ्टवेयर लेंगे और डायरेक्टली अपना एक कंसल्टेंट टीम को हायर करेंगे, पूरा का पूरा। जैसे कि हमें किसी एससीएल, एसेंचर, मतलब किसी भी कंपनी की जरूरत ना पड़े। हम अपनी कंसल्टेंट की टीम अपने पास ही रखेंगे हमेशा के लिए अपने पेरोल्स पे। तो ये कभी कभी होता है। ओके। और इसका जो एग्जाम्पल है, वो एक आपकी कंपनी है, मिंटा टेक्नोलॉजीज। वो इस कंसेप्ट को फॉलो करती है। ठीक है। कंसल्टेंट टीम विल हैव बोथ द टेक्निकल एज वेल एज कंसल्टेंट्स। देखिए, कंसल्टेंट टीम विल हैव बोथ द टेक्निकल एज वेल एज फंक्शनल कंसल्टेंट, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम करेंगे, उसमें कंसल्टेंट्स दोनों टाइप के होंगे। टेक्निकल भी होंगे, फंक्शनल। फंक्शनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, और टेक्निकल उनको सपोर्ट देने के लिए कि उनको उनकी फंक्शनैलिटी में कोई भी दिक्कत ना आए। टीम साइज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टीम का साइज बड़ा होगा। ओके। और आपका प्रोजेक्ट छोटा होगा तो आपकी टीम का साइज भी छोटा होगा। देखिए, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक मेरे जो क्लाइंट है वो आपका जर्मनी का एक रिटेल कंपनी है। मैं आपको नाम रिवील नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे यहाँ पे वॉलमार्ट है, इसी टाइप से वो कंपनी है। तो वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमारी जो की टीम का साइज है, वो है 32। और इंक्लूडिंग अगर मैनेजर करें हमारा, तो
और टीम लीडर तो 34 35 34 के आसपास हमारी टीम का साइज है। वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है। तो जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट में अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो आपकी टीम का साइज लंबा होता चला जाता है। और सपोज आपका जो क्लाइंट है वो ग्रो कर रहा है, यानी कि उसने अपने न्यू प्लांट्स और डाले हैं, कुछ और अपनी यूनिट्स को डाला है, तो आपकी टीम का साइज ऑटोमेटिकली उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज करता है। ठीक है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग मेन डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में। तो आपको अब तक आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई थी वो इस स्लाइड के बाद से समझ में आने लग जाएगी पूरी तरीके से। देखिए, अगेन आपको एसएपी लैब्स सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी और क्लाइंट, ठीक है, एसएपी एचसीएल और टाटा मोटर्स ये दिख रहा है। तो धीमे धीमे करके हम लोग बढ़ेंगे प्रोजेक्ट्स की टाइप पर। जैसे सबसे पहला प्रोजेक्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट किसी भी एसएपी सिस्टम के लिए शुरुआत होती है। यानी कि जब हमारा क्लाइंट किसी भी एसएपी सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना चाहता है, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। तो ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट होता है। कैसे? ये प्रोजेक्ट मेनली यूज किया जाता है आपके नॉन एसएपी सिस्टम को एसएपी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी और क्लाइंट के बीच में होता है। ओके, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स के लिए हम बात करेंगे वो आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी और क्लाइंट के बीच में ही होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि कंसल्टेंट हमेशा सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी की तरफ से ही काम करते हैं। अगर एक्सेप्शन में इस क्लाइंट ने अपनी खुद की कोई टीम हायर नहीं की हुई है तो, अगर इसने अपनी पूरी टीम ही हायर कर लिया है तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी क्लाइंट ही करवाएगा और इसके आने वाले प्रोजेक्ट भी सब के सब क्लाइंट ही करवाएगा। बट जनरल केसेस में क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी अलग ही होती है। ठीक है। सपोज ये एचसीएल है। एचसीएल क्या करेगी? इस टाटा मोटर के साथ एक प्रोजेक्ट तो साइन करेगी। उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि शुरुआत में ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट करते हैं क्लाइंट्स। उस डेटा को कलेक्ट करते हुए वो फिजिकल लोकेशन पर जाते हैं, सारी की सारी प्रोसेस को विजुअली करते हैं ऑब्जर्व। देन हर चीज का डेटा कलेक्ट करते जाते हैं और ये पूरी टीम कलेक्ट करती है। फाइनेंस वाला फाइनेंस का डेटा, एमएम वाला एमएम का डेटा, एसडी वाला एसडी का डेटा, इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है एक्चुअल में डेटा। देन उसका एक फिजिकल फॉर्म जो होता है आपका बिजनेस ब्लूप्रिंट वो जनरेट होता है। वो एक बार आपके क्लाइंट को दिखाया जाता है। क्लाइंट बोलता है कि हाँ ये सारा डेटा मेरे अकॉर्डिंग ही है। तो उस बिजनेस ब्लूप्रिंट को साइन किया जाता है दोनों की तरफ से। फिर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। उसी के बेस पे जितने भी कंसल्टेंट की टीम होती है फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सिस्टम का, सारी प्रोसेस का, सारे मास्टर डेटा का, जो कुछ भी हो सकता है जो उस क्लाइंट का डेटा, वो सारा का सारा डेटा का वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एसएपी सर्वर के ऊपर। देन उसके बाद आपके कुछ टेस्टिंग होती हैं जिसमें आपकी यूनिट टेस्टिंग होती हैं। ठीक है, कुछ एग्जिट्स होते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपके आता है एक सिंपल स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं गो लाइव। गो लाइव का मतलब होता है कि उस टाइम पे क्लाइंट का जो एक्चुअल सर्वर होता है, जो प्रोडक्शन सर्वर होता है, सर्वर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरी पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन की ये सीरीज है। अगर आप एक वीडियो भी मिस करेंगे तो दूसरे वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको इंट्रोडक्शन की सारी सीरीज को देखना पड़ेगा। टोटल 12 वीडियोस रहेंगे इसमें, तो आपको एक वीडियो भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सर्वर बोल रहा हूँ तो शायद हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, पर मेरा दूसरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो क्लाइंट का जो सर्वर होता है वो होता है प्रोडक्शन सर्वर। तो उस प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर एक्चुअली क्लाइंट का बिजनेस रन करता है। देन उस सर्वर के ऊपर हम कंसल्टेंट सारी की सारी टेस्टिंग करके दिखाते हैं, एंड यूजर को चला के दिखाते हैं, एंड यूजर खुद से रन करते हैं पूरी सारी की सारी प्रोसेस को। देन जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तब जाके ये आपका प्रोजेक्ट खत्म होता है। यानी कि पूरा डेटा गैदर करने से लेके उसका पूरा बिजनेस एसएपी रन करने तक ये प्रोजेक्ट चलता है एक्चुअली।
ठीक है, इसी को इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। बाकी आप थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है। सपोर्ट प्रोजेक्ट, अब जब आपका एसएपी क्लाइंट के सिस्टम पे रन कर रहा है, यानी कि क्लाइंट का बिजनेस एसएपी पे रन कर रहा है, तो उसको ऑपरेट करने वाले आपके एंड यूजर्स होंगे। अब एंड यूजर्स लगातार कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, सडनली उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस हो गई, तो जो पहली कंपनी, सपोज एचसीएल, जिसने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट किया था, आप उसको बोलेंगे एंड यूजर्स कि हमें आप इसका सॉल्यूशन बताइए इस प्रॉब्लम का। वो बोलेंगे नहीं, हम हमारा प्रोजेक्ट केवल आपके सिस्टम के अंदर डेटा रन करने का, आपका बिजनेस रन करने का था, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं था। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, देन आपको हमसे एक और प्रोजेक्ट को परचेज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि अगेन क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके एसएलएस भी डिफाइन होती हैं, आपकी टिकट्स की कैटेगरीज डिफाइन होती हैं। ठीक है, जो जो उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो लोग करते हैं। देन उसके बाद प्राइसेस भी फिक्स होते हैं इसमें बेसिकली। देन उसके बाद जो एंड यूजर्स की कोई भी दिक्कत आती है उसको एक, हाँ एक चीज और, सपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक सेपरेट कंसल्टेंट टीम हायर की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के अंदर एक सेपरेट कंसल्टेंट टीम हायर की जाती है। दोनों की टीम एक नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, तो फिर जब एंड यूजर्स की कोई भी दिक्कत होगी, तो वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में एक जो नई टीम है वो सॉल्व करेगी। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के लिए अलग हायरिंग होती है और सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भी अलग हायरिंग होती है। तीसरा है रोल आउट प्रोजेक्ट। इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इज यूज्ड व्हेन ए कंपनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लांट और ए न्यू ब्रांच इन एनी अदर सिटी और अदर कंट्री। All the norms of parent company will be the same, but few changes will be done into the system according to the local business. देखिए मेरे टर्म्स में मैं इसको स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन बोलता हूँ, मेरे टर्म्स, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है करने को। आपका जो प्रीवियस कंपनी का, मान लीजिए मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैंने इंडिया से बाहर किसी यूके में अपना एक प्लांट डाल दिया, तो मेरा सारा सिस्टम का जो प्रोसीजर्स थे वो तो इंडिया वाले ही रन करेंगे, पर वहाँ की लोकेशंस, वहाँ की करेंसी, वहाँ के लोग, बस इतना ही तो चेंज होगा। बाकी सारे नॉर्म्स तो यहीं के फॉलो होंगे ना। हो सकता है कि एक आध प्रोडक्ट वहाँ की लोकल बिजनेस के अकॉर्डिंग लॉन्च हो जाए, बट सारा का सारा नॉर्म्स तो मेरा इंडिया का ही उठ के जाएगा ना। या फिर यूके की कोई कंपनी इंडिया में आती है, जैसे एग्जांपल आप मैकडोनल्ड्स ले सकते हैं, उसकी सारी ब्रांचेस इंडिया में है पर वो है कंपनी का की, तो जो भी प्रोडक्ट देता है वो कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स वो फॉलो करता है वो यूएसए के ही करते हैं, पर वहां पे हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग वो अपने मेन्यूज को चेंज करते हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं। ठीक है, पर उनकी एक्चुअल वर्किंग है, जो कुछ भी लोगो वगैरह, जो कुछ भी डिजाइन है, वो सब उनका वहीं का है। ठीक है, लास्ट हमारा प्रोजेक्ट होता है अपग्रेडेशन, पर ये फंक्शनल, ये वाला जो प्रोजेक्ट होता है ये फंक्शनल कंसल्टेंट्स के लिए नहीं होता, ये ओनली ओनली टेक्निकल कंसल्टेंट्स के लिए होता है। कि जैसे आपका सिस्टम किसी वर्जन पे काम कर रहा है, आपको नेक्स्ट वर्जन पे मूव करना है, तो उसके लिए आपके टेक्निकल कंसल्टेंट ही वर्क करते हैं इसमें, ये हमारे लिए नहीं होता फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए। तो आई थिंक आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी, और आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स और टाइप्स ऑफ जॉब्स के बारे में भी पूरी पूरी नॉलेज मिली होगी। और हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट को और सपोर्ट प्रोजेक्ट को बहुत डिटेल में जानेंगे जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली ही कम से कम 2 से 3 घंटे इंडिविजुअली दोनों लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं। ट्रेनिंग या फिर क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।